Hello friends, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs of the second week of the month October. अक्टूबर के सेकेंड वीक की जो भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे हैं और डेली न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा है और डेली देखने को मिल रहा है। जैसे कि स्टबल बर्निंग की केसेस, डिप इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर नेचुरल कंजर्वेशन जोन और उसके अलावा कुछ एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शंस के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इकोनॉमी सेक्शन से कोई टॉपिक आज नहीं है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या क्या टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से मैंने आपको बताया कि स्टबल बर्निंग के केसेस जो ये विंटर सीजन जब आती है, रबी क्रॉपिंग की सीजन जब आ जाती है, तब ये स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस सीजन पे किस तरह से स्टबल बर्निंग को मैनेज किया जाता है या कहाँ कहाँ लूप होल्स है, वेयर आर द ग्रे एरियाज वेयर फोकस नीड्स टू बी पुट ऑन, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक है पहला स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो स्टाफ क्रंच इन पलवल हिट्स कैंपेन टू कर्ब फार्म फायर्स, मतलब पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टबल बर्निंग को मैनेज करने के लिए, फार्म फायर्स को रिड्यूस करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए कुछ स्टाफ की नियुक्ति की गई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। लेकिन यह पाया गया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ पे 35 पोस्ट ऐसे हैं जो वैकेंट पड़े हैं और उनकी जगह में कुछ 8, 10, 12 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया गया है। और वहाँ पे जो सीट्स हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होनी थी वो वहाँ पे नहीं हो रही है, वहाँ पे लूप होल्स हैं। बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पे पोस्ट अभी भी वैकेंट है, वहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा या फिर उसके जगह पे क्या किया गया है कि 10-12 लोग या 8-10 लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लिया गया है। लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर नहीं करना था, वहाँ पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट होनी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 35 पोस्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू मैनेज द मीनेस ऑफ स्टेबल बर्निंग। बट वहाँ पे ये पाया जा रहा है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वो पोस्ट अभी भी वैकेंट है और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से वैकेंट है और उसके जगह पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लाया जा रहा है और लगाया जा रहा है। और फार्म फायर को मेंटेन करने के लिए अगर वहाँ पे मैन पावर की कमी पड़ती है तो ऑब्वियसली ये जो मिनेस है, ये जो प्रॉब्लम है स्टेबल बर्निंग की, वो कम नहीं हो पाएगी और वो मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस हैज रिजल्टेड इन हर्डल्स इन कैरिंग आउट एनी स्पेसिफिक ड्यूटी और द प्रेजेंट ड्राइव ऑफ कर्बिंग द स्टेबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन द रीजन। ठीक है, रिसेंटली ये भी पाया जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं ये बहुत धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही खरीफ की क्रॉपिंग की सीज़न खत्म होती है, राइस की हार्वेस्टिंग हो जाती है, राइस की कल्टीवेशन की हार्वेस्टिंग जब हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन में विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर या महीने के अंदर ही रबी क्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे वीट की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है या वीट की क्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस टाइम पीरियड पे, इस 1 महीने का टाइम जो होता है, यहाँ पे स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम अभी देखेंगे कमिंग स्लाइड्स में से कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हरियाणा के अंदर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रिपोर्ट अभी फाइंडिंग आई है सामने, किस तरह से हरियाणा की एयर क्वालिटी डिप कर गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। विल सी टू इट इन द कमिंग स्लाइड्स या फिर इन द कमिंग टॉपिक। तो एक तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि उससे स्टबल बर्निंग रोकना है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम you are not recruiting people especially for the drive of curbing the stubble burning. स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए जो स्टाफ क्रंच हो रही है, दिस लूप होल और दिस लैक्यूना इज नॉट अप्रिशिएबल, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि कोविड की सिचुएशन आ चुकी है। एयर क्वालिटी को सही रखना है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया कि कोविड की जो अटैक है ये लंग्स पे ही होती हैं और एयर क्वालिटी अगर डिटेरिएट करती हैं तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट, इट विल डायरेक्टली एग्रेवेट द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक।
तो यहाँ पे अगर स्टाफ क्रंच है, इट इज़ अ बिग थिंग टू वरी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो विलेज पंचायत हैं या सरपंच हैं, उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किस तरह की स्टबल बर्निंग को रोकना है। और कुछ पिछले स्लाइड्स में मैंने पिछले क्लास में करंट अफेयर्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने किस तरह से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं पर पंचायत को या विलेजेस को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को या पर पंचायत को, कि अगर आप इन सारे चीज़ों को स्टबल बर्निंग को कम करते हैं तो जितने ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे उतनी ज़्यादा इंसेंटिव्स आपको मिलेंगी। वो अमाउंट भी मेंशन किया था मैंने, कितने अमाउंट मेंशन करना है। तो यहाँ पे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया गया कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्टाफ क्रंच हो रहा है। वहाँ पे जो पोस्ट थे जो बहुत पहले 2017-16 में फिल हो जानी चाहिए थे, रिक्रूटमेंट हो जानी थी, पर अभी तक वो नहीं हुआ है और उसके जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लगाया जा रहा है और अभी तक वहाँ पे स्टाफ क्रंच है। तो ये जो टॉपिक आपके लिए हो जाता है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए यहाँ ये जब हम बात कर रहे हैं अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टबल बर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस में पूछा जाता है। हरियाणा के एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल के टाइम पे कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट की एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा खराब हुई थी इस टाइम पीरियड पे। या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि यहाँ कहाँ लूप होल्स हैं कि स्टबल बर्निंग के केसेस को रोकने में गवर्नमेंट कहाँ पे नाकाम हो रही है। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि स्टाफ क्रंच है और परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, उसके जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया जा रहा है लोगों को। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया जाएगा, परमानेंट बेसिस पे नहीं लगाया जाएगा, और वहाँ पे अगर रिसोर्स क्रंच है, यहाँ पे अगर देयर इज अ क्रंच ऑफ मैन पावर ओवर देयर, स्टाफ के क्रंच है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को हमें इस कर्व करने में, स्टबल बर्निंग को कर्व करने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम अ बिग इशू। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक के नीचे मैंने पिछले क्लास में भी आपको स्टबल बर्निंग से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए थे, पीडीएफ प्रोवाइड की थी। उस पीडीएफ के अंदर में स्टबल बर्निंग को होलिस्टिकली कवर किया गया है। ठीक है, हम ये सब सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में, मैंने फिर से इस पीडीएफ में आपको ये प्रोवाइड की है। तो पीडीएफ में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि व्हाट स्टबल बर्निंग क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके इम्पैक्ट्स या फिर इसके मैनिफेस्टेशंस, सिग्निफिकेंस क्या है, नहीं है, एयर क्वालिटी पे इसका क्या असर है, कौन से रीजन पे ये असर करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा एयर क्वालिटी डिप्स हरियाणा एयर क्वालिटी डिप्स एज स्टबल फायर्स शूट अप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट जैसे कि वीट की खरीफ की कल्टीवेशन खत्म होती है, रबी की कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, क्रॉपिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पीरियड पे जो होता है, 1 महीने का टाइम होता है, 4 वीक का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड पे स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि फील्ड को जल्दी जल्दी क्लियर किया जाता है, ताकि वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन स्टार्ट की जा सके। तो वीट की वहाँ पे क्रॉपिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया था कि देखिए हर एक किसान के पास इतना पैसा नहीं है, एंड दे आर नॉट सच इकोनॉमिकली वेल ऑफ कि वो जो मशीन्स आती हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स या हार्वेस्टर्स आते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम वाली हार्वेस्टर्स जो आते हैं, या क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम वाली, वो सब अफोर्ड कर पाएँ। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन दिखानी पड़ेगी और उनकी हेल्प के लिए सामने आना पड़ेगा। अगर वहाँ पे हार्वेस्टर्स में, मशीन्स में कमियाँ हैं तो उसे आप बढ़ाएं, ताकि जो छोटे किसान हैं वो एटलीस्ट उसे रेंट पे हायर कर पाएँ और अपने फील्ड्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएँ। उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो स्टेबल बर्निंग करते हैं। ठीक है, ये एक जेन्युइन इशू है, और आज के टाइम पे न्यूज़पेपर्स में कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो तो वहाँ पे स्टेबल बर्निंग के केसेस देखने को मिलेंगे हैं, और बढ़ते ही जाती हैं ये केसेस, ये चीज़ें बढ़ती ही जाती है इस टाइम पीरियड पे, और जिसके कारण एयर क्वालिटी का असर हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलता है, पंजाब के अंदर भी देखने को मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे स्मॉग क्रिएट हो जाती है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल ऐसे ही ज़्यादा है, दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट कर जाती है, और इस टाइम पीरियड पर और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, और फिर वो स्मॉग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है।
तो अब एयर क्वालिटी जो डिप कर रही है हरियाणा के अंदर, जो केसेस कहाँ कहाँ पे कितने कितने पाए गए हैं, पानीपत के अंदर 281 केसेस, जिंद के अंदर 244, यमुनानगर के अंदर 232, करनाल के अंदर 222 एंड कुरुक्षेत्र के अंदर 221 केसेस। अब यहां पे देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एयर क्वालिटी क्या है। 0 to 50 गुड, 50 to 100 satisfactory, 100 to 200 moderate, 200 to 300 poor, 300 to 400 very poor, 400 to 500 severe। अब देखिए ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं सारे पुअर कैटेगरी में, पुअर कैटेगरी में, एयर क्वालिटी में, पुअर क्वालिटी में ये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ही स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर, सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए हैं। और इनकी क्वालिटी कमिंग वीक में हम देखेंगे। ये जो डेटा निकालती हैं, ये डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर जो आता है वो निकालती हैं, और उनका डेटा है ये डेटा जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, ये उनका डेटा है कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ही पुअर है, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कमिंग वीक में हम देखेंगे कि एक कुरुक्षेत्र जो है इसकी हालत और भी खराब हो जाएगी अगर केसेस वहाँ पे नहीं रुके या नहीं थमे, तो और भी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएंगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है कि स्टबल बर्निंग इज अ वेरी बर्निंग इशू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली जब हरियाणा, पंजाब या फिर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठे हो। लेकिन हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए थे इस साल, कौन से डिस्ट्रिक्ट की एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा खराब है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टबल बर्निंग से रिलेट करके व्हेन यू अपियरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब देखिए विद कितने केसेस बढ़ चुके हैं हरियाणा के अंदर, 1042 केसेस बढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट वीक की, सेकेंड वीक की, अभी कमिंग वीक में हम देखेंगे तो ये केसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये डेटा जो प्रोवाइड कर रही है, मैंने आपको बताया, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की डेटा है कि एयर क्वालिटी के बारे में जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड की है। तो दिस इज द बिग रीजन टू वरी, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। एयर क्वालिटी जितनी ज़्यादा डिटेरियोरेट करेगी उतनी ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंड विल बी प्रोन टू दिस पैंडेमिक, वी विल बी वल्नरेबल टू दिस पैंडेमिक, स्पेशली द ओल्ड एज पीपल। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक जो है ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन इन एनसीआर श्रिंकिंग। ये हर एक वीक के पेपर में ये नेचुरल कंजर्वेशन जोन के बारे में आर्टिकल आ ही रही है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी कानून है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने रीजनल प्लान्स बनाए थे, हरियाणा की एक अपनी रीजनल प्लान है, यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है, जो भी रीजनल प्लान इन लोगों ने बनाए थे, इन लोगों ने रीजनल प्लान को होलिस्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया है, जिसके कारण इट हैज बीन रिपीटेडली सरफेसिंग इन फ्रंट ऑफ द एनजीटी के भी सामने आ रहा है और कोर्ट के भी सामने आ रहा है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन एनसीआर के अंदर धीरे धीरे घटते जा रही है, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पे बढ़ते जा रही है। जो भी रीजन्स, जो भी एरियाज इको सेंसिटिव जोन के अंदर आई थी, या फिर जो भी रीजन को कैटेगराइज किया गया था सेंसिटिव एरियाज को, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के कैटेगरी पे, वो एरियाज पे भी पेनिट्रेशन हो रही है, वो एरियाज पे भी एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। और ये सीएजी के रिपोर्ट में भी आया था, सीएजी के रिपोर्ट में भी आया था। अब
डेली, हर एक, मोर ऑफन इट इज सर्विसिंग इन द न्यूज़पेपर्स नाउअडेज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन जो है, सबसे पहली बात आपको ये सीएजी, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सीएजी की रिपोर्ट को अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये सीएजी की रिपोर्ट को अपने आंसर में कोट करना जरूरी है। अगर आप अपने सीएजी की रिपोर्ट को अपने आंसर में कोट करते हो तो यू आर सब्सटैंशिएटिंग योर कंटेंट, और आपकी कंटेंट की वैल्यू एडिशन हो रही है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्लास में कवर किया था कि क्या है नहीं है। इससे रिलेटेड नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो बनाई गई है, नेचुरल कंजर्वेशन जोन कहां पे है, याद रखिएगा सिर्फ एनसीआर एरिया पे, एनसीआर एरिया पे के लिए है। और एनसीआर एरिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है कि एनसीआर नेचुरल कंजर्वेशन जोन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के अंदर आती हैं, तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के अंदर और 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन बनाई गई है या जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे रीजनल प्लान बनाया गया था इसके तहत कि हाँ ये रीजनल हमारा रीजनल प्लान है, यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होंगी और इस एरिया को हमने सेंसिटिव एरियाज की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो होगी वो मिनिमम एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जो एक्टिविटीज परमिटेड है वही देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और जो एरिया है वो श्रिंक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। The CAG found as per the analysis in 2015 of the NCR Planning Board, there was a decline in natural conservation zone vis-a-vis figures contained in the Regional Plan 2021. The decline was 15.43% in respect to Delhi, 43.88% in UP, 25.9% in Haryana and 11.18% in Rajasthan. यहाँ पर इतने सारे परसेंटेज के हिसाब से एरियाज डिक्लाइन, नेचुरल कंजर्वेशन एरिया श्रिंक करते हुए, क्योंकि जो भी प्लान बनाई गई थी कि हाँ भाई इतना रीजन हमारा एनसीजेड होगा और इस एरिया में हम जो है वो रेगुलेटेड एक्टिविटीज परमिट करेंगे, लेकिन ये जो एग्रीगेट एरिया है ये धीरे धीरे श्रिंक होते जा रही है, छोटी होती जा रही है, एंड इट इज डायरेक्टली पोजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ दैट रीजन। क्योंकि ये जो रीजन है इसके अंदर रिवर्स भी आती हैं, लेक्स भी आती हैं, जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड चीजें हैं, इकोलॉजी से भी रिलेटेड चीजें हैं, और वो सारे डिसमेंटल हो जाती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन्स किसे बोला जाता है, ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं और कौन से एक्ट के तहत इसके कानून या प्रावधान बनाए जाते हैं, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत क्रूशियल लैंडस्केप लिंकेज इवन एरिया 10 किलोमीटर विथ या 10 किलोमीटर से बियॉन्ड भी हो सकता है इको सेंसिटिव एरिया। किसके 10 किलोमीटर? इको सेंसिटिव एरियाज के अंदर हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, सैंक्चुरीज, ये सारे जो एरियाज आते हैं उसके 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं, या फिर उससे बियॉन्ड भी हो सकता है इन स्पेशल केसेस। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट द बेसिक एम इज टू रेगुलेट द एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अंदर रेगुलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इको सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ये प्लान बनाती है, या फिर ये प्रावधान या कानून बनाया गया है। ठीक है, तो वाई वी आर डिस्कसिंग this topic again for the second time, because it is surfacing in the newspaper every now and then,
एंड इट इज़ अ बिग रीजन टू वरी, बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन हमारे सिलेबाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए क्या क्या हो सकता है इको सेंसिटिव एरिया से, कि कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन से वर्क परमिटेड है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पहला टॉपिक, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट अंडर ओल्ड इंस्ट्रक्शन नॉट रेलिवेंट। ये हाईकोर्ट का कहना है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की जरूरत वहाँ पे होती है जब कहीं पे ऐसा नोटिफिकेशन आता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि हाँ आप अगर स्पोर्ट्स कोटा में है, आप उस पर आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने हाँ ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप एडेप्ट हो, अच्छे हो, आप उस पर आपके टैलेंट अच्छी है या आपकी आर्ट अच्छी उस स्पोर्ट्स पे रिलेटेड अच्छी है, तो आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होती है। अब ये हाईकोर्ट ने क्यों बोला ये बात, क्योंकि 2017 के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, सॉरी 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दी थी जिसमें यह बोला गया था कि हाँ अगर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस नौकरी के लिए बनेगी, या कोई भी डिपार्टमेंट में जहां पे रिक्रूटमेंट दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट इशूड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इन 2018, तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर द ओल्ड इंस्ट्रक्शन, हाईकोर्ट का ये कहना है, इशू ये चल रहा था कि कुछ लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख के, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख के अप्लाई किया था, उनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थी और वो ये क्लेम कर रहे थे कोर्ट पे कि जब हमारे पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है तो हमें रिक्रूट क्यों नहीं किया जा रहा, हमें रिक्रूट क्यों नहीं किया जा रहा, और इसके लिए कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। अब हाईकोर्ट का जजमेंट ये आया है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट, कि आपके पास जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको है तो उस पर्टिकुलर वहां पे आपको नौकरी मिल ही जाएगी, आप रिक्रूट हो ही जाओगे। उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आपकी एलिजिबिलिटी उस पोस्ट के लिए या उस नौकरी के लिए बनती है, लेकिन आपको मिलेगी ही ये जरूरी नहीं है। यू आर एलिजिबल टू compete for that post. That does not signify that if you are holding a sports graduation certificate, you are 100% fit for that post. No. वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, और एलिजिबिलिटी टू compete for that post. ठीक है, वहां पे आप एक पार्टिसिपेंट हो जाते हो उस पोस्ट के लिए, लेकिन ये सिग्निफाई नहीं करता है कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। हाई कोर्ट का यही कहना था, उन्होंने यही कहा था कि स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो होती है इज टेकन फॉर द कंसिडरेशन टू असर्टन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब वो एलिजिबिलिटी है कि हाँ आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी ये जो कंसर्न अथॉरिटी होते हैं ये उसकी प्रेरोगेटिव है कि उसे किसे रिक्रूट करना है नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आएंगे जो आपसे भी अच्छे हो सकते हैं, तो उन्हें मिलेंगी, वो मेरिट है, और दैट इज सोल डिस्क्रेशन ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट अथॉरिटी कंसर्न जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। ठीक है, तो बहुत दिन से ये केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी, और वो जो केस फाइल किया गया है, पिटीशन फाइल किया गया, वो ये फाइल बोल के किया गया है कि अगर आप स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के तहत आप अगर नौकरी हमें नहीं दे रहे हो तो यू आर इन्फ्रिंजिंग माई फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट 14 और 16 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, वहां पे भी देखा जाता है कि
आपके पास है, सर्टिफिकेट है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ही आपको वो सर्टिफिकेट मिली है, और सर्टिफिकेट मिली है तो आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हो कम्पीट करने के लिए या फिर रिक्रूट होने के लिए। बट आपको वो पोस्ट मिलेगी ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे भी परफॉर्मेंस लेवल देखा जाता है, किसी का परफॉर्मेंस आपसे अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल, कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन नहीं हो रहा है, एक मेरिट पर्पज है, ठीक है। और 2018 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसका मतलब ये नहीं था, आपने इसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और आप कोर्ट पहुंच गए हो। तो ये चीज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट ने बहुत सारे प्रोविजन भी दिया। द बेंच असर्टेड इट वाज द एम्प्लॉयर्स प्रेरोगेटिव टू सेटल द क्राइटेरिया फॉर जॉब्स अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी टू गेट द बेस्ट एम्प्लॉइज। यह उसकी प्रेरोगेटिव है कि वो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से बेस्ट निकाले वो, ठीक है। द बेंच नोटेड दैट ओनली old instruction only provided parameters and guidelines to be considered by the competent authorities while issuing sports gradation certificate for ascertaining eligibility for seats reserved for outstanding players in technical and medical institution and state government jobs। वो सिर्फ एक पैरामीटर है एलिजिबिलिटी के लिए कि हाँ आप एलिजिबल हो गए हो ये फलाने पोस्ट के लिए या फिर ये फलाने रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। there is nothing in the same to suggest that such certificates are meant for vesting any right in the sports person to get selected for government jobs under the sports quota। वो आपका राइट नहीं है, वो आपको वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये नहीं बताता है कि हाँ आपका राइट है कि आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन मिल ही जाएगा। वहाँ पे भी परफॉर्मेंस लेवल देखी जाती है और वो जो प्रेरोगेटिव है, वो अथॉरिटी जो कंसर्न है उसकी प्रेरोगेटिव है। तो ये बोल के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है। काफी दिन से ये चल रहा था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड, क्योंकि इस पंजाब हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स कोटा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उस पर गवर्नमेंट की बहुत सारे स्पेंडिंग भी होती है, पैसे भी बहुत खर्चते हैं। और पंजाब और हरियाणा के अंदर से ही मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, खास करके जो ओलंपिक्स वगैरह या इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो मोस्टली पंजाब हरियाणा के अंदर से ही होते हैं। तो यहाँ की जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ही इन चीज़ों के पीछे बहुत ही ज़्यादा जागरूक है और बहुत भी लूपहोल से वहाँ पे काम और भी होना है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, हरियाणा बीपीएल फ्लैट्स अनअलॉटेड सिंस 2015। दिस बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब डेली न्यूज़पेपर में आ रही है। 2015 में बीपीएल फैमिलीज के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्लैट्स बनाए थे। कितने फ्लैट्स? 696 फ्लैट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट सेक्टर 15 बहादुरगढ़ के अंदर 696 या अप्रोक्सीमेटली 700 फ्लैट्स बनाए गए थे। किनके लिए? बीपीएल फैमिलीज के लिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जानना है कि बीपीएल फैमिली को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है बीपीएल फैमिली को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 700 फ्लैट्स बनाए गए थे इतने 2015 के अंदर बीपीएल फैमिलीज के लिए, लेकिन आज तक वो फ्लैट्स उन लोगों को अलॉट नहीं हुए। आज तक अलॉट नहीं हुए। अब क्यों अलॉट नहीं हुए? और जब तक ये फ्लैट अलॉट नहीं हुए हैं, अब ये आइडल पड़ा हुआ है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फ्लैट्स क्रिएट हुए थे, इनमें जितने भी गेट्स, विंडोज, जो भी चीज़ें लगी हुई थी, वो सब चोरी हो चुकी है एंड इट इज इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट नाउ। तो अब सरकार के पैसे भी यहाँ लग गए हैं। सरकार के पैसे इन सेंस, सरकार के पैसे तो नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक के पैसे लग गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पे हो चुकी है और वो फ्लैट्स बन चुकी है, पर अभी तक अलॉट नहीं हुआ, और बनने के बाद ये एक डिलैपिडेटेड स्टेट में है। और वो बीपीएल फैमिलीज पता नहीं कहाँ है जिनको ये अलॉट होना था। अब ये बोला जा रहा है कि ये फ्लैट्स किनको अलॉट होना है, नहीं होना है, ये हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ये हम निकाल नहीं पा रहे हैं कि किसके पास जाने चाहिए फ्लैट, ये एलिजिबल कौन कौन है, नहीं है। इन कारणों से, ड्यू टू दिस गवर्नेंस फेलियर,
दीज फ्लैट्स आर इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट नाउ, नया बना है, खड़ा हुआ है, जिसको मिलना था उसे मिला नहीं, और फिर से ये एक तरह से आप देखिएगा तो इसकी कंडीशन बिल्कुल फिर से खराब हो गई है। अब फिर से इसमें दरवाजे, खिड़की, पंखे, लाइट्स सब लगने हैं, क्योंकि सब चोरी हो चुकी हैं। अब ये रिसेंट फाइंडिंग्स में पता चला है। इंपॉर्टेंट यहां ये है, जो मिशन के बारे में जानना, जिसके अंदर ये बना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, जिसे हम जेनुरम पहले बोलते थे, जेनुरम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। उसके तहत इतने फ्लैट्स बीपीएल फैमिलीज के लिए बने थे, लेकिन आज तक अब ये पाया क्या गया, यहां पे देखिए, 2500 विंडोज, 11 डोर्स, 1100 विंडोज, 400 रेलिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द फ्लैट्स डायरेक्टली अ ब्लो टू द एक्सचेकर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नेंस फेलियर। वो अलॉट नहीं कर पाए। वो एलिजिबल कौन है? उनको एलिजिबल जो लोग हैं, जो बीपीएल फैमिलीज है, जो एलिजिबल है फ्लैट्स के लिए, उनको वो फ्लैट्स अलॉट ही नहीं हो पाया, जिसके कारण ये आइडल पड़ी रही और उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए। अब ये जब वहां पे पहुंचते हैं लोग, वहां पे जब सरकारी लोग, सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर वहां पहुंच रहा है देखने के लिए इसकी कंडीशंस को, तो ये पाया जा रहा है कि ये तो 2015 में ही बन के रेडी है, लेकिन आज इसमें सारी चीजें इनकी चोरी हो चुकी हैं, और जिसे मिलना था वो इसे मिला भी नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये केस आ रही है, तो ये जो जेनुरम स्कीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहले जेनुरम था, अभी इसका नाम, नेम हैज बीन चेंज्ड, दीनदयाल उपाध्याय अर्बन रूरल मिशन, ऐसा नेम हैज बीन चेंज्ड, जेनुरम का नाम चेंज हो गया है, अभी कुछ नया नाम उनका आ गया है। तो आपको ये जानना है कि वो मिशन क्या है, नहीं है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या स्कीम्स है, नहीं है, किन के लिए है, इनके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या चीज़ें होनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फॉर्डर पॉइंट मिल जाता है कि किस तरह से देयर इज अ गवर्नेंस फेलियर एंड इट इज डायरेक्ट पोजिंग थ्रेट टू द सोशल जस्टिस, क्योंकि ये बीपीएल फैमिलीज को मिलना था, बीपीएल फैमिलीज को मिलता था, जो गरीब तबके लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मिलना था, और पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, और जिन उनके लिए फ्लैट्स बना है और वो इस कंडीशन में है, बन के रेडी है, लेकिन वो फिर से बनने के बाद किसी को अलॉट नहीं हुआ इतने सालों से, और इनकी जो भी इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुई है वो सारी चोरी हो चुकी है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास फॉर्डर पॉइंट मिल जाता है इसे कोट करने के लिए, जब आप गवर्नेंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर सोशल इशू से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं, तो कि यहाँ पे किस तरह से दे आर अनेबल टू फाइंड आउट द एलिजिबल बीपीएल फैमिली टू अलॉट द फ्लैट्स। This is totally a governance failure. और यहां पे अगर हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसके तहत क्राइटेरियाज डिफाइन की गई थी, किस तरह से हम फैमिलीज को कैटेगराइज किया जाए, क्राइटेरिया डेवलप की गई थी। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 2015 ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर तो स्टेप्स या प्रोसेस डेवलप की गई थी कि किस तरह से आप पुअर फैमिलीज या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को आप, प्रोसेस डेवलप की गई थी कि हाँ ये इन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करते तो ये पुअर फैमिली है, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी यहाँ पे रोल आ जाता है। रंगराजन कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी इनको लेके, ये भी वो एंगल भी सामने आता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सोशल इश्यूज में भी आएगा ये टॉपिक, और ये गवर्नेंस सेक्शन में भी आएगा। तो this all we got from the today's session. We'll meet in the coming week with more new developments. Till then, have a nice day.